हेलो गाइस। तो कल जैसे कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था जेकेएसएसबी का, जो स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का रहेगा हमारा, तो उसमें मैंने कल आपको पूरा बताया था कि किसकी वेटेज कितनी है, किसकी वेटेज कितनी नहीं है। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कल से मेरे लेक्चर जो है वो कंटिन्यूसली आएंगे। तो आप जो नए हैं वो इसको ज्वाइन कर दें मेरे चैनल को, ताकि मैं हर दिन आपको लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊँ। और आई होप कि आप जो है हर दिन लेक्चर में आएँ और लेक्चर को देखें। तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैं आज आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करवाऊंगा। तो मेंस्ट्रुएशन में कल मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सेमी पैरामीटर क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में आया था। फिर मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 कैसे आता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेकेएसएसबी में इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो एरिया है, उसके बाद इसकी जो हाइट है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लेट अस सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट अस सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मान लीजिए आप, इसमें आपके पास जो साइड है वो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या है कि इसकी ये साइड और ये साइड, तीनों साइडें इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने करना क्या है, हमें पता है कि इसका एरिया जो होता है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, √3/4 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको पता है, ठीक है। अब हमको इसको फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया √3/4 के बराबर कैसे आता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इस वर्टेक्स ए से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे इसकी बेस पे। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इस पे एक लाइन ड्रा करते हैं इसकी बेस पे, तो यहाँ पे ये एंगल जो होता है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पे हमारे पास लेट अस सपोज कि जिस ये BC जो हमारे पास बेस है, तो ये जो लाइन मिल रही है इस पॉइंट, किस पॉइंट पे मिल रही है, D पॉइंट पे मिल रही है। अगर ये लाइन D पॉइंट पे मिल रही है तो आप देख पा रहे हो कि ABD एक राइट ट्रायंगल बन रही है, वैसे ही ADC आप एक राइट ट्रायंगल बन रही है। आप कोई सी भी राइट ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें से अगर आप कोई सी भी राइट ट्रायंगल लोगे, ठीक है, तो राइट ट्रायंगल लोगे तो उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि BC जो है आपके पास अगर A के बराबर है, जो BC है ये आपके पास किसके बराबर है, A के बराबर है। अगर BC आपके पास A के बराबर है तो अब हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो हमारे पास है, ट्रायंगल ABD जो है और ट्रायंगल ADC जो है, वो हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब आप बताओगे कि कैसे ये हमारे पास ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी AB साइड जो है AC के बराबर है, और हमारे पास ये जो AD है ये दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। और दोनों में एंगल जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं, अब कॉन्ग्रुएंट किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये RHS रूल से हमारे पास दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि जो BD की वैल्यू होगी उस किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। मतलब ये जो BD है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। अगर BC हमारे पास A के बराबर है तो BD किसके बराबर आएगा, A/2 के बराबर आएगा। DC किसके बराबर आएगा, A/2 के बराबर आएगा, ठीक है। अब आप सीधी सी बात, आप कोई सी भी इसमें से ट्रायंगल ले लो। आप अगर इसमें से ट्रायंगल ABD लेते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, ABD लेते हो और इसमें क्या लगाते हो, PGT लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ से AB जो होगा वो किसके बराबर आएगा, AB का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, BD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AD का स्क्वायर। समझ आई इतनी बात। अब देखिए AB जो है आपके पास किसके बराबर है, A के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। BD किसके बराबर होगा, A/2 का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है बेटे। उसके बाद AD जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे पास AD जो है, हमारे पास AD की वैल्यू तो AD ही रहेगी, क्योंकि देखो ये BD जो है वो A/2 है, AB जो है A के बराबर है, AD हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे AD फाइंड आउट करना है। तो AD फाइंड आउट करने के लिए मैं AD को AD ही लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से अब A का स्क्वायर तो A का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, A का स्क्वायर/4, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, AD का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो अब क्या होगा, AD के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब A का स्क्वायर इसको इधर लूँगा तो क्या बन जाएगा,
माइनस ए का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से जो ए डी है हमारे पास, यहाँ से जो ए डी है, ए डी का स्क्वायर है बेटे, वो किसके बराबर आएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 4a का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई 4। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3a का स्क्वायर बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास ए डी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ए डी को इस साइड लेता हूँ, ए डी को अगर मैं यहाँ से इधर लेता हूँ, तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी हमारे पास आ जाएगा रूट, ए डी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 3/3a का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो अब इधर से मैं अगर ए डी को फाइंड आउट करूँ तो ए डी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो ए डी की वैल्यू देखिए रूट 3 का तो कोई 3 तो ऐसे ही अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या जाएगा, ये जाएगा रूट 3/√4 की वैल्यू 2 के बराबर होती है, तो ए का स्क्वायर ए आ गया। अब देखो ए डी क्या है, यहाँ पे इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ तो ए डी क्या है, ए डी हमारे पास हाइट है, तो ए डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3/2a। ठीक है, ए डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास, √3/2a। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू क्या फार्मूला होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 का तो 1/2 आएगा, इंटू बेस किसके बराबर आएगी, तो बेस हमारे पास आएगी a/2। ठीक है, बेस हमने क्या ली है, यहाँ पे बेस हमने ली है, बेस जो पूरी बेस है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, a/2 नहीं ए के बराबर है। ठीक है, पूरी बेस जो है वो ए के बराबर है, इनटू हाइट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो हाइट की वैल्यू आएगी √3/2a। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, √3/4a²। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन निकालने में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि क्वेश्चन आपको समझ होगी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल का भी मैंने आपको बताया कि स्केलियन ट्राइंगल में आप कैसे कर सकते हो। तो इसके बाद अब क्या है, इसके बाद हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या है हमारे पास, वो पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल में हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। क्या होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर कैसी होगी, वो ऐसी होगी, ज़रूरी नहीं ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया थोड़ा, ये पूरा ये आ गया, ये नहीं, ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली फिगर को क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें कितने एंगल बनेंगे, 4 एंगल, और इन 4 एंगल का सम किसके बराबर होता है, या आप मुझे कमेंट में बताना कि इन 4 एंगलों का सम किसके बराबर होता है। ट्राइंगल में तो आपको पता है कि 3 एंगलों का सम होता है, और 3 एंगलों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, और 4 साइड के एंगल का सम आप मुझे बताओगे। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, पैरेललोग्राम। क्या आता है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल होता है। अब आप ये बताओगे कि 1 पेयर ऑफ इक्वल साइड का मतलब क्या है, यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो ये 1 पेयर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो ये अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। आप बताओगे आपने सर एक ही बताया, इसमें तो ये भी होता है। तो ये सिंपल सी बात है, आप यहाँ से अगर डायगोनल ड्रा करते हो, ठीक है, अगर यहाँ से आप क्या करते हो, डायगोनल ड्रा करते हो, तो कॉन्ग्रुएंसी से आपकी ये चीज़ भी आपस में बराबर आ जाती है, ये साइड्स भी आपस में बराबर आ जाती हैं। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि ये पैरेलल का मतलब क्या है, तो हमेशा याद रख लेना कि जब अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, 2 लाइंस पैरेलल का मतलब क्या होता है, आपने ये नहीं कहना है कि 2 लाइन जो आपस में पैरेलल, जो कभी आपस में मिलती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। आपने हमेशा ये याद रखना है कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनका डिस्टेंस जो होता है पूरे पाथ पे सेम रहता है। ठीक है, दोनों लाइंस का जब डिस्टेंस आपस में सेम रहेगा तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है,
तो देखो अब इसमें जो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में मैंने क्या बताया कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसमें देखो जैसे ए डी और बी सी क्या है आपस में, ए डी और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए मैंने दोनों साइड्स की जो वैल्यू है वो ए और ए ली है, ठीक है। सिमिलरली ए बी और डी सी भी क्या होंगी पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है उसका कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कि एंगल किसके बराबर होगा वो हमको पता नहीं होता है, ठीक है। अगर अब इसमें हमको पैरामीटर के बारे में पूछा जाए तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हमेशा पैरेललोग्राम का क्या होगा, ट्वाइस इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दो साइडें हमारे पास ये होंगी और दो साइडें ये होंगी, तो टोटल 4, इसलिए ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या होता है, पैरामीटर होता है, किसका होता है, पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब उसी के बाद अगर एरिया पूछा जाए पैरेललोग्राम का क्या है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं हर एक को प्रूव, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्रूव करवाना, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखो कि पैरीमीटर ऑफ जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है वो ट्वाइस इंटू ए प्लस बी होता है, और एरिया पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब उसी के बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल आता है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल जो है वो क्या है, ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो ये पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल की बात नहीं की जाती, इसमें एंगल का पता नहीं होता है, लेकिन इसमें चारों के चारों एंगल क्या होते हैं हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होते हैं। समझ आ गई कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है। पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, लेकिन एंगल का पता नहीं होता है। लेकिन वहीं रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर पैरीमीटर पूछा जाए तो पैरीमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। अब इसी में अगर डायगोनल की बात की जाए तो अगर मैं यहाँ से, डायगोनल क्या होता है कि जो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मीट करता है, ठीक है। मैं इधर से कोई लाइन को लूँगा, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये क्या है आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में क्या होता है, ये ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल के वर्टेक्स का मैं नाम देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है। इसमें एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स से मिलकर बनता है, ये आपका डायगोनल, डायगोनल। अब इस डायगोनल का नाम क्या होगा, बी डी। वैसे ए डी भी क्या होगा, एक डायगोनल होगा, ठीक है। अब इसमें बता क्या रहा है कि इसमें डायगोनल की, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल का कंसेप्ट भी आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि आपके पास डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, तो डायगोनल की वैल्यू होती है रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एल और बी क्या है, क्योंकि रेक्टेंगल में किसकी बात की जाती है, लेंथ की और ब्रेड्थ की, ठीक है। डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आप बताओगे कि सर ये एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, आप सिर्फ इसमें देखो। अब आपको देखो पता है कि ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री का है, ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री का है, सारे एंगल आपके पास 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये सारे एंगल आपके पास 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ से डायगोनल ड्रा कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, डायगोनल ड्रा कर दिया। अब मान लो ये भी आपके पास लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है। अब ये दोनों लेंथ, ये दोनों ब्रेड्थ है। पता है कैसे लेंथ है और कैसे ब्रेड्थ है, क्योंकि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। तो आप देखो ये एंगल कितने का है बेटे, 90 डिग्री का है। ये मैंने डायगोनल ड्रा किया है, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री, ये मैंने डायगोनल ड्रा किया है, तो ये क्या लग रहा है आपको, राइट ट्रायंगल लग रही है। और जैसे अगर आपको राइट ट्रायंगल लग रही है तो आप इसमें पीजीटी यूज़ कर दो। जब आप इसमें पीजीटी यूज़ करोगे तो मान लो कि इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी, इसका डी, तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी जो होगा हमारे पास, बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। समझ आ रही बेटे। अब बी डी का स्क्वायर देखो क्या है, बी डी का स्क्वायर तो वैसे ही आएगा। अब बी सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल का स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू होगी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास डायगोनल की वैल्यू, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल किसके बराबर होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और पैरीमीटर किसके बराबर होगा, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और हमेशा याद रख लेना कि अब देखो रेक्टेंगल है 90 डिग्री 90 डिग्री। डायगोनल रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आपस में बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ना इसमें एंगल भी 90 डिग्री के बराबर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो कॉन्करेंसी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि डायगोनल्स में क्या होता है, हमारे पास डायगोनल्स आर इक्वल इन
रेक्टेंगल, डायगोनल जो होते हैं इस रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, अब देखो अपने आपके पास जितनी भी टू डी फिगर्स हैं, जैसे आपके पास ये है पैरेललोग्राम है, रोम्बस होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल, आपने इनको आपस में देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, अगर स्क्वायर में देखा जाए तो स्क्वायर में सारी साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखो इस अगर रेक्टेंगल से इसको कंपेयर किया जाए तो स्क्वायर में क्या हो रहा है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल थी, लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर है। तो यही डिफरेंस आ गया कि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब अगर इसका एरिया की बात की जाए तो इसमें एरिया की बात की जाए, अगर आप स्क्वायर की एरिया की बात करोगे तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होगा, इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इसकी चारों साइडें क्या है, बराबर है, इसकी चारों साइडें क्या आपस में बराबर है। अगर इसकी चारों साइडें बराबर हैं तो एरिया किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू ए होगा। अब √2 इंटू ए कैसे होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अब देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल का बताया था वैसे मैं आपको स्क्वायर का बताता हूँ। मान लो ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, बस आपको पता है ये 90 डिग्री है। अगर ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास डायगोनल होगा। मान लो ये आपके पास स्क्वायर ABCD है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अब इसमें क्या, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो BD आपके पास क्या होता है, डायगोनल होता है। तो डायगोनल निकालने के लिए लगा दो PGT। जब आप PGT लगाओगे तो BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। अब BD का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आपके पास A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर। तो BD किसके बराबर आएगा हमारे पास, BD हमारे पास आएगा √2 इंटू ए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, BD किसके बराबर होगा, √2 इंटू ए, ठीक है। वैसे अब एरिया किसके बराबर होगा, हमारे पास एरिया होगा A का स्क्वायर, ठीक है। और पैरीमीटर की बात की जाए तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, क्योंकि चारों के चारों साइडें बराबर है तो 4 इंटू ए होगा। अब ये 4A कैसे आया, ये तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड हैं, 4 साइडें। तो मैंने कल ही कहा था कि पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 4 साइडें तो A प्लस, ये मैं पैरीमीटर की बात कर रहा हूँ आपको कि इसका पैरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो A प्लस A प्लस A प्लस ए, कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो चारों की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 है। तो दिस इज पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बेटे हमारे पास, उसके बाद हमारे पास रोम्बस की बात आती है, ठीक है। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोम्बस में ये होता है कि रोम्बस में जो इसकी चारों साइडें हैं वो तो बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होते हैं, इसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमको एरिया निकालना हो, रोम्बस में अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम इसके डायगोनल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायगोनल की बात करते हैं। तो जो हमारे पास रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं बेटे, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये AC हमारे पास एक डायगोनल है, BD आपस में दूसरा डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मुझे पता है इसकी सारी साइड्स रोम्बस की क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो इसके दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना कि जो रोम्बस है, रोम्बस में तो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट जब भी करेंगे तो 90 डिग्री पे करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 और D2 क्या होंगे, इसमें डायगोनल्स होंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके ऊपर कराऊंगा तब आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी कि क्या ये है। उसके बाद देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्रैपिज्म। ट्रैपिज्म में क्या होता है, ट्रैपिज्म में हमारे पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है बेटे, इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ABCD क्या है हमारे पास, एक रोम्बस ट्रैपिज्म है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, AD BC के बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। पैरेलल का मतलब क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास ये बताया गया है वन पेयर। अब इसमें पैरीमीटर किसके बराबर होगा, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। अब इसमें एरिया पूछा जाए तो एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सिंपली सी बात क्या है कि जो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से अगर कोई हाइट ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो ये हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की वैल्यू, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रैपिज्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सर्कल आता है, ठीक है। सर्कल क्या है हमारे पास, सर्कल अगर कोई आपको बताए कि सर्कल क्या है, ठीक है,
तो सर्कल आपने सिंपल किसी को भी अगर डिफाइन करना हो कि सर्कल क्या है, ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। पॉइंट से मिलकर ही सर्कल बनता है। तो अगर कोई पूछे सर्कल क्या है, तो सर्कल क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल, जिसका इक्वल डिस्टेंट होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इनका इस सेंटर ऑफ द सर्कल से सेंटर वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा तो सर्कल बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना यहीं पे होगा, उतना इस पॉइंट का, जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से होगा उतना इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से होगा, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सारे क्या हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स है जिनका इस सेंटर ऑफ वाले पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसको कहते हैं हमारे पास सर्कल। अब सेंटर से जो भी हम लाइन, जैसे मैंने ये लाइन ड्रा की है, तो इसको क्या कहते हैं हम, आर मीन्स इसको कहेंगे हम रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटे। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो जब मैं इसको रेडियस को इधर से भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये क्या बन गया, इसका डायमीटर बन गया, ठीक है। और एक बात याद रख लेनी है आपने कि अगर मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये तो मैं आपको थोड़ा ये और चीज़ पे ले आया, अगर मैं ऐसे ड्रा करता हूँ तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और हमेशा याद रख लेना कि जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्या होता है, ठीक है। डायमीटर जो होता है हमारे पास, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। बेटे थोड़ी आपको आज प्रॉब्लम आ रही होगी कैमरे का इशू होगा, लेकिन आप इसको मैं करूँगा ठीक। आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंसुरेशन करके गए तो आप सब कुछ करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये सर्कल का आ गया, ठीक है। अब सर्कल में क्या है बेटे, सर्कल में आपको ये भी याद रखना है कि इसमें आपके पास एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का, तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल जो होगा हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर। अब पाई क्या है, पाई एक वैल्यू है, ठीक है, जो हम किसके बराबर मानते हैं, 22/7। जो पाई है हमारे पास, पाई जो है इसकी वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं 22/7। क्या अज्यूम करते हैं, 22/7। अब 22/7 मुझे आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना कि 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर आपको इसमें ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डायमीटर का फार्मूला क्या होगा, 2 × रेडियस। मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं एक रेडियस है इधर से ये करूँगा तो 2 रेडियस बन जाएंगे ना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे देखो ये मैंने अभी बताया आपको कि देखो ये एक रेडियस है, इधर से इधर भी ड्रा कर, तो डायमीटर बन गया ना। तो डायमीटर कब बना, जब मैंने 2 रेडियस को खींचा, इसलिए मैं लिखा डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस। अगर आप कोई पूछे कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू, इस 2 को इधर लूँगा तो क्या बनेगा, डायमीटर/2, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो कल मैं आपको थोड़ा बहुत और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको 2 डायमेंशनल के जितने भी आपके पास हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आपको सेक्टर का कंसेप्ट कल बता दूंगा और थोड़ा ये सेमी सर्कल के बारे में बता दूंगा और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप जितना भी है या आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए हर दिन जो है अच्छे से अच्छे आपके लिए नोट्स बना के ले आऊँ, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए हेल्पफुल हो। और यही थोड़ा आपको मेंसुरेशन जो है थोड़ा ये डिफ़िकल्ट पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बस इसी को आप जो है इसको जो भी मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ वो आप कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी मुझे बताएं, ठीक है। तो अभी ये मेरा लेक्चर जो था सुबह के टाइम में, हर दिन जो है मैथमेटिक्स का लेक्चर लाऊंगा और शाम को रीजनिंग का लाऊंगा। तो बने रहें, आपके 15-20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और आपके 40 मार्क्स स्क्योर हो जाएंगे। और यही सबसे डिफ़िकल्ट है, यही चीज़ें आपको ज़्यादा पूछी जाएंगी पेपर में। तो इसी में ही बच्चे का जो है वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और आपको अच्छे से अच्छे मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा, टॉपिक बच्चे से समझाऊँगा, ठीक है। तब तक बस आप यही देखिए और मिलते हैं कल फिर
और शाम को भी अगर जो जुड़ना चाहे तो शाम को मेरा रीजनिंग का लेक्चर आ जाएगा, उसको भी देखिए। तब के लिए गुड बाय, टेक केयर।